इस पेपर में सबसे पहले अपने डाउट्स बताइए, किन सवालों में आपको दिक्कत है। कॉमन डाउट्स लिए जाएंगे, ऐसे नहीं देखो मैं पूछता हूँ 1 to 5, 1 से 5 में कोई प्रॉब्लम, 1 से 5 बताओ। पहले पेज पे 4 सवाल थे। अच्छा मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं फिर से पूछता हूँ कि आपको ये कुछ जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? दिख रहा है पर थोड़ा ब्लर है। कोई नहीं, अब यार आज की बात है, आज ऐसे चलाओ। आज मैं कहीं बाहर था, बाहर नहीं आपके स्कूल में था। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्यों दिया था बताता हूँ। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हर चैप्टर के बाद कुछ डायमेंशंस लिखे होते हैं, हर चैप्टर के बाद, है ना। तो उसमें मोबिलिटी का गलती से ए लिखा हुआ है। आप अपने अगर आप घर पे हैं, किताब है आपके पास, आप देख सकते हैं मोबिलिटी का डायमेंशन उन्होंने वो दिया है जो मैंने ए ऑप्शन आपके लिए बना के दिया है, M1 L3 T4 A+1, ये गलत है। इसीलिए मैंने ये सवाल दिया था कि चलो एक बार ठीक भी हो जाएगा, बुक में भी करेक्शन हो जाएगी। और इसका आंसर बनेगा C, M-1 T2 A+1। एक बार कोई बच्चा अपनी बुक में कंफर्म कर रहा है क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, कि उन्होंने गलती कर रखी हुआ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में? अच्छा इसमें कौन से पेज पे सर? क्या कौन से पेज पे है? पेज तो जहाँ चैप्टर फिनिश होता है ना, थ्योरी जहाँ खत्म होती है हर चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 जहाँ फिनिश होगा, पेज नंबर 126 देखो। क्या पेज नंबर 126 पे कुछ डायमेंशंस लिखे हैं एनसीईआरटी बुक में? मिल गए। उसमें लास्ट बिल्कुल लास्ट मोबिलिटी का दिया है, पर देखिए वो क्या दिया है, M1 L3 T-4 A-1। और मैंने आपके पेपर में ए ऑप्शन डाला था, A-1+1 जो भी, वो गलत है यार, वो गलत है। वो वहाँ गलती से उन्होंने टाइप कर दिया। इसका आंसर आएगा C, M-1 T2 A+1, M-1 T2 A+1। अपनी बुक में भी सही कर लो, ये पेज नंबर 126 पे, ठीक है। यस सर। अच्छा पहले 4 में दूसरा सवाल, यार आपने पेपर नहीं दिया ढंग से। मैंने कल यहाँ बच्चों का टेस्ट लिया था, मतलब जो वहाँ मेरे कांटेक्ट में थे, तो आपकी क्लास से ही हर्षित बच्चा, उसने भी पेपर दिया था। उसके 65 से 70 के आसपास नंबर आए हैं। अभी तो मेरे पास लिस्ट नहीं है, उसके 65 के अराउंड मार्क्स थे इसी टेस्ट में। वो वहाँ ऑफलाइन तरीके से उन्होंने टेस्ट दिया थे, तो उनके 65 के आसपास नंबर थे इसमें। उन्होंने भी ये दूसरा सवाल गलत कर रखा है। क्या आप लोगों से हुआ है सेकंड सही? गलत हो गया। गलत हो गया ना। HCV करने के बाद भी ये गलत हो जाता है, क्योंकि HCV में ये जो 2 ऑप्शन है सेकंड और थर्ड, वो एवरेज वेलोसिटी के लिए है, और मैंने वो एवरेज स्पीड के लिए चेंज करके दे दिया। एवरेज स्पीड चलती हुई चीज़ की कभी भी 0 नहीं हो सकती है, याद रखना भाई। ये एक ठीक ठाक से अच्छे लेवल का पेपर है, अगर नहीं भी किया था तो आपको करना चाहिए था ये पेपर, ठीक है। और आपको पता लगता क्या स्कोर है क्या नहीं है इसमें, ये सब। तीसरा सवाल वैसे नया था, क्यों? आज तक हमने जितने क्वेश्चंस लिए सब में हम मटेरियल का रो कांस्टेंट मानते आए हैं कि नहीं बताओ? जितने सवाल लिए, चाहे टेपर्ड वायर ली, चाहे कुछ लिया, लेकिन मटेरियल का रो कांस्टेंट मानते थे कि नहीं, है ना। इस क्वेश्चन नंबर 3 में सिग्मा वेरी कर रहा है, एरिया और लेंथ वेरी नहीं कर रहे हैं, सिग्मा वेरी कर रहा है, मतलब रो वेरी कर रहा है। आप मुझे बताओ 3 में डाउट है तो मैं करवाऊं? 3 में डाउट है यार? आप बोल ही नहीं रहे, क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? तो ये इतना शर्मा शर्मी में डाउट्स नहीं, ढंग से पूछिए, आप अच्छे से डाउट डिस्कशन कीजिए। पहले हम डाउट्स ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। आपको ये दिया गया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है,
और जो इसकी लेंथ है दैट इज एल, लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। कंडक्टिविटी वेरीज फ्रॉम वन एंड, आप जब एक्स दूरी पे गए तो वहां कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी सिग्मा नॉट इनटू एल बाई एक्स। तो इन्होंने पूछा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अलोंग इट्स एक्सिस। अलोंग इट्स एक्सिस इसलिए बोला है, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, बताया था, है ना। तो रेजिस्टेंस निकालने में डायरेक्शन देनी पड़ती है, किधर से किधर करंट जा रहा है। तो अलोंग इट्स एक्सिस इसमें बोला है आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो देखो रो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि सिग्मा वेरी कर रहा है, इसलिए रो भी वेरी कर रहा है। आप क्या करो, यहाँ जाके एलिमेंट मानो करंट यूज आ रहा है, आपने एलिमेंट मानना है तो थोड़ा सा और आगे जाना होगा, x प्लस डी एक्स, ये आपका एलिमेंट बना, इसमें से करंट निकला। तो अगर मैं इसका डी आर लिखूं, इस एलिमेंट का डी आर क्या बनेगा, डी आर रो इनटू इसकी लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, कितनी है भाई इसकी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, इधर से इधर जाओगे तो ये जो एलिमेंट बनाया आपने, अरे इस एलिमेंट की लेंथ, इस एलिमेंट की लेंथ, तो करंट यू निकलेगा इस एलिमेंट की लेंथ dx और एरिया पूरा ए है, और इस जगह जो रो है वो यहाँ से निकलेगा, रो होता है 1 बाई सिग्मा, तो x अपॉन सिग्मा नॉट इनटू एल, x अपॉन सिग्मा नॉट इनटू एल। और x की लिमिट यहाँ से यहाँ, तो x की इनिशियल वैल्यू तो 0, और जब आप इंटीग्रेशन पे जाएंगे तो x की फाइनल वैल्यू l। तो आपने dr रखा, इसमें वैल्यू पुट की, तो ये dr बना रो की जगह x अपॉन सिग्मा नॉट l इंटू ए नीचे और dx। अच्छा अब अगली बात, क्या मैं r को इंटीग्रल dr लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ, क्या हम r को इंटीग्रल dr लिख सकते हैं या नहीं? क्या ये सारे एलिमेंट सीरीज में बनेंगे कि नहीं? बनेंगे, जो करंट इसमें गया वो सब में, तो सारे एलिमेंट सीरीज में हैं, तो जो r बनेगा दैट विल बी इंटीग्रल dr, क्योंकि रेजिस्टेंस में सीरीज में ऐसा फॉर्मूला होता है जैसे कैपेसिटेंस में पैरेलल में होता है। तो r बना इंटीग्रल dr, और इंटीग्रल dr करोगे 1 अपॉन सिग्मा नॉट एल, ए कांस्टेंट है, और इंटीग्रल x dx और लिमिट 0 टू l, इंटीग्रल x dx हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे तो l स्क्वायर बाई 2, एक l से एक l गया, तो आप देख लो आपका ऑप्शन नंबर ए बन गया होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। ये थोड़े थोड़े नोट कर लेना, क्योंकि वेरिएबल रजिस्टिविटी वाला एक पहला सवाल हमने लिया है जो इस पेपर के थ्रू लिया। अच्छा मुझे ये बताओ, और किसी बच्चे ने अपना स्कोर जोड़ा क्या? हम कितने बताया? 66। मेरे पास तो इसका हाईएस्ट स्कोर गया था, वो गया था 76। हाँ, एक बच्चे ने 20 सवाल सही किए, ऑफलाइन जो टेस्ट हुआ उसमें 20 सवाल सही किए, 4 गलत किए, एक अटेम्प्ट नहीं किया, तो 20 गुना 4 80 माइनस 4 76 पे एक टॉपर रहा इस टेस्ट में। अक्षय आपने किया है टेस्ट की तरह या नहीं? यस। कितने बने? तो अक्षय कितने बने? अक्षय टोटल किया था 69.5। ठीक है। मृगेश आप बताओगे, मृगेश किया था ये टेस्ट? अरे मैं 2 मिनट पूछ रहा हूँ, मृगेश भाई जवाब दो। यस सर। कितने मार्क्स बने? 62। नीरू आपके कितने बने? नीरू यस कितने मार्क्स बने अगर आपने टोटल किया हो तो? सर बस ये सब नहीं। सुनो, मैं पूछूंगा नहीं, मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि हर बच्चा अपना अपना स्कोर मेरे पास भेजे। अब वो आपके ऊपर, आप चीज बढ़ा के भेजो, कुछ भेजो, जो ईमानदारी से स्कोर भेजना था वो था। क्या आप में से किसी ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं क्या नंबर अपने, कितने बने कितने नहीं?
चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास के बाद भेजना। बट मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ उससे। आप अपना नाम और मार्क्स इस क्लास के बाद भेज देना चाहिए, अगर किया हो अटेम्प्ट तो। पहले 4 के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। ऑफलाइन वाले पेपर में इस सवाल में बहुत दिक्कत है। एक भी बच्चे ने ये सही नहीं किया। क्या आप में से किसी से हुआ कि क्वेश्चन नंबर 5? मेरा हो गया सर। हो गया अंकित? ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि मेरे पास जितने बच्चों ने दिया, एक भी बच्चे का ये सही नहीं हुआ था। अभी डाउट है तो मैं बताऊं भाई आप लोगों को 5वें में। बता दो सर। ठीक है, आप लोग डाउट का नंबर अपने आप दिया करो कि भाई इसमें डाउट है, इसमें डाउट नहीं है। पांचवा सवाल, अगर आप सोचें तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। अगर आप देखते हैं इसको तो ये आसान सा सवाल था। देखिए, ये कहता है एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके अंदर कोई करंट जा रहा है I, हमारा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं विद स्पीड vd। और आपको याद होगा कि I और vd में रिलेशन होता है I m e a v d। इसमें कोई डाउट किसी को है ना? ये तो याद है सभी को। अब ये कहता है जो स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का S है, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज अपॉन मास, ये कह रहा है इसको आप S मान लो। यानी कि कहीं भी अगर E की जरूरत पड़े तो मैं उसे m × S लिख सकता हूँ ना भाई? क्लियर है? तो E की जगह में लिख सकता हूँ m × S। तो ये कहता है कि केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी कंसीडर नहीं करनी है, केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट लेंथ में निकालना है। तो मान लो लेंथ है 1, यूनिट लेंथ मतलब एक लेंथ में, सपोज लेंथ है 1, एरिया है A, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये n क्या चीज है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना है बताओ? इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? यूनिट लेंथ के सिलेंडर का वॉल्यूम, यूनिट लेंथ के सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? A × 1। यूनिट लेंथ के सिलेंडर का वॉल्यूम है A × 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में n होते हैं, तो इसमें होंगे n × A × 1। एक बार बताओ, क्या ये समझ आ गया क्या? यूनिट लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ भाई बोलो, क्लियर है? यूनिट लेंथ के इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? क्या ये समझ आ गया या नहीं आया? और एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा मास × ड्रिफ्ट स्पीड m × vd। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम कितना होगा? इसको m × vd से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो p आपसे पूछा है m × vd × टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n × n2। अब बस इसको इन दोनों की मदद से एडजस्ट करना है। इसको ऊपर नीचे e से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं ऊपर नीचे e से मल्टीप्लाई करूँ तो बनेगा NeAVD और इनटू m/e। NeAVD आपका करंट है और m/e जो है वो S का रेसिप्रोकल है। यहाँ से अगर मैं m/e निकालूँ तो 1/s है, तो यह आ गया I/S। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? क्या था ये सवाल? यस सर, आ गया। 5वां क्लियर है सभी को? ठीक है। 6th में कोई डाउट नहीं है। 7th मैंने आपको पॉइंट बता दिया था टेस्ट से पहले भी, एक दिन बता दिया था कि अगर क्रॉस सेक्शन लास्ट तक सेम चले तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो रो L बाई ए, चाहे कैसा ही क्रॉस सेक्शन। बताया था ना एक पॉइंट? यस सर। डायरेक्ट वो पूछा था। 8th में जो मुझे पता लगा, जो ऑफलाइन बच्चों ने पेपर दिया, बहुत से बच्चे गलत कर आए। इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि कूलिंग कर रहे हैं। बहुत से बच्चों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि कूलिंग हो रही है। उनके दिमाग में ये था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स की तो रेजिस्टेंस बढ़ती है और सेमीकंडक्टर्स की कम होती है। ऐसा पढ़ा ना हमने? पढ़ा था ऐसा हमने?
यस सर। तो इसमें उल्टा है, इसमें कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, मतलब 300 केल्विन से 80 केल्विन पे आप ले गए। तो कूलिंग करोगे तो टेम्परेचर कम करने पे मेटल कॉपर की तो रेजिस्टेंस कम होगी, और सेमीकंडक्टर जो भी इसमें दिया था, सिल्वर जर्मेनियम जो भी है, जर्मेनियम सिल्वर नहीं सॉरी सिलिकॉन जर्मेनियम दिया है, तो जर्मेनियम की बढ़ेगी। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने टेस्ट दिया था, हो सकता है आप में से भी कोई मिस्टेक कर गया हो, कूलिंग पे ध्यान ना दें। अच्छा, 9th में कोई दिक्कत? 9th सर 18 बता दो। कौन सा बताऊं? 18 15 18 क्या आप सी लगा के आए हैं क्या इसमें? आपने 18 में सी लगाया क्या? बोथ है गलत हो जाएगा, इसलिए ए लगा के आया हूं मैं तो। ए भी, चलो मैं 18 डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, और ये बताओ 18 से पहले जो मैंने 12, 13, 14 सवाल दिए थे, क्या एक क्लास में करवा रखे थे कि नहीं आपकी कॉपी में? ये सिलेंडर वाले, एक वो आर और सी निकालने वाला, क्या ये करवा रखे थे सारे सवाल नोटबुक में? यस सर, है ना, वो करवाए हुए थे। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15 वो जेई मेंस का है, लास्ट ईयर जेई मेंस का क्वेश्चन नंबर 15 जो था IIT जेई मेन में वो आया था। अगर आपसे हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। 16, 17 जैसे HCV के स्टार्टिंग में है, HCV स्टार्टिंग के 4 सवाल किए थे आपने एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज के पहले 4 एकदम शुरू में दिए थे, है ना? यस सर। तो ये उस तरह के थे। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो 18 का बस एक बता दो। नहीं, फिर बी कैसे होगा? इसका आंसर तो बी है कि दोनों गलत है? ए में डाउट, बी तो हो गया, बी तो गलत। तो मेरे ये तो समझ नहीं आ रहा, ए में डाउट है तो फिर बी कैसे हो गया? अरे ये मैक्सिमम वैल्यू तो डिफरेंशिएट करके 0 करके नहीं आएगी। एक मिनट देखो, क्यू बराबर दिस प्लस CT/6 where ABC are पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। करंट रीचेज है मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले तो करंट निकालो, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम होगा। करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? dt। तो ये आया A, 2 से 2 कटेगा, BT 3 आएगा तो 1/2 बचेगा, C/2t²। आप बताओ क्या आपको करंट का एक्सप्रेशन लिखना आ गया? सर अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए उस चीज का डिफरेंशिएशन कितना करना होगा? 0। पहले तो डिफरेंशिएट करो, a का 0 माइनस b प्लस 2 से 2 गया ct। क्या डिफरेंशिएशन करना आ गया यहाँ तक? यस सर। इसको 0 करो, इसको 0 किया तो टाइम कितना आ रहा है? b/c आ गया। हाँ जी बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यानी इस समय या तो करंट मैक्सिमम होगा या फिर इस समय करंट क्या होगा? मिनिमम होगा। इस समय या तो करंट मैक्सिमम होगा या करंट मिनिमम होगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब देखो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उसके लिए आप डबल डिफरेंशिएशन करो, d²i/d²। माइनस b का डिफरेंशिएशन 0 और ct का ओनली c। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि ABC आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव पे मिनिमम होता है कि मैक्सिमम? मिनिमम। यानी कि इस जगह करंट मिनिमम है, जबकि ऑप्शन ए कहता है कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, जबकि वो पहुंचेगा कौन सी वैल्यू पे? मिनिमम पे। ठीक है। और अगर आप करंट में b/c रखोगे, अगर आप करंट में b/c रखोगे तो जो ऑप्शन बी में वैल्यू दी है वो आ जाएगी, द करंट एज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a - b²/2c। लेकिन वो मैक्सिमम नहीं, कौन सी वैल्यू बनेगी वो? मिनिमम। तो इस सवाल में गलती ये थी कि बच्चा कई बार सिंगल डिफरेंशिएशन से चीज को छोड़ देता है, जबकि उसे डबल डिफरेंशिएशन तक भी जाना होता है।
कंफर्म करने के लिए। समझ आ गया? ठीक है। 19 सुनो, 19 सुनना। ये जो ऑफलाइन बच्चों ने दिया उन्होंने क्या गलती की, बहुत से बच्चे इसमें सिग्मा लगाए हैं, आधी क्लास इसमें सिग्मा लगाए हैं। हमने पढ़ा है जे बराबर सिग्मा ई, लेकिन क्या ये उस फॉर्म में दिया था क्या? क्या दिया है यहाँ पे? ई बराबर समथिंग इंटू जे। अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने जब ये पेपर पढ़ा तो सिग्मा दिमाग में आया था, तो भैया तो सिग्मा आएगा? बताओ मुझे। नहीं। तो क्या सबके दिमाग में था कि 1 सिग्मा और रो होना है? अंकित आपने सही किया था ये क्वेश्चन हे भगवान, जब जे बैठा है ई बैठा है तो ये इक्वेशन दिमाग में क्यों नहीं है? मैं एक काम करूँगा, एक क्लास होने दो, मैं आपके जो फिजिक्स का जो ग्रुप बना रखा है उस पर एक बार वो लिस्ट शेयर करूँगा, जिससे आप एक बार देखना बच्चों ने क्या कुछ स्कोर किया है और आप कितना क्या, क्योंकि मैंने टॉपर बता दिया आपको 76 पे है, बहुत अच्छा भी स्कोर नहीं गया बच्चों का, लेकिन आप अपना भी कंपैरिजन करना ना उस चीज़ से। ठीक है? ठीक है यार, मुझे यही लग रहा है कि आप में से कई बच्चों ने अब भी नहीं कर रखा है पेपर, कल शाम का भेजा हुआ, आज की दोपहर हो गई है। चलो और बताओ, 1 से लेके 19 तक कोई और डाउट? 1 से लेके 19 तक कोई और डाउट? ये 10वां हो गया, 10वां सवाल, ये टेबल वाला जो था 10th, जिसका नन ऑफ दीज आंसर है। 10th हो गया, जिसका नन ऑफ दीज आंसर है। टेबल बना रखी है, रोड एबीसी, लेंथ एल, 12 3 एल, डायमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया कि नहीं हुआ बताओ? हैं क्या कह रहे हो अक्षय? करवाना है क्या या नहीं करवाना है ये 10th? करवा दो सर, डाउट था मुझे इसमें। डाउट था ये? देखो ये पेपर में कैसे सही होता, आपका पेपर सिंगल करेक्ट है कि मल्टी करेक्ट है? इंस्ट्रक्शंस दी थी स्टार्टिंग में, सिंगल करेक्ट। एक बार में बिना कुछ किए हो जाएगा, बिना कुछ किए, मतलब पेपर में करने तो ये लिखता है, पहले ऑप्शन में दे रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, दूसरे में कह रहा है करंट डेंसिटी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तीसरे में कह रहा है ड्रिफ्ट स्पीड ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अगर इन तीन में से एक भी सही होता तो तीनों सही होते, अगर इन तीन में से एक भी सही होता तो तीनों सही होते, तो इसका मतलब कोई सही नहीं है, नहीं तो 3 ऑप्शन हो जाएंगे और ऑल ऑफ दीज कोई ऑप्शन है नहीं। क्यों? मान लो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी में ई में ऐसा होता तो क्या आपको ये पता है कि जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, जे बराबर सिग्मा ई से। मटेरियल सेम है तीनों का मटेरियल कॉपर है, तो इसका मतलब सिग्मा तीनों का सेम है। ये जानते हैं ना हम, ये वाली बात। तो अगर ये सही होता तो जे में भी यही हो जाता। अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ा मोबिलिटी के समय, क्या मोबिलिटी के समय हमने ये पढ़ा था वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो इसका मतलब ये भी सही होना था। इसका मतलब अगर एक भी सही होता तो तीनों सही होते, तो ये तो आंसर तो निकल आया हमारा नन ऑफ दीज। समझ आया यहाँ तक? यस सर। लेकिन ऑर्डर कैसे बनाओगे मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मान लो आपको ई का ऑर्डर निकालना है, ई का ऑर्डर निकालना है, तो आप यहीं से जाओ, जे बराबर सिग्मा ई। सपोज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर निकालना है, आप यहीं से जाइए, जे इक्वल टू सिग्मा ई, ई बराबर जे बाई सिग्मा, जे होता है करंट अपॉन एरिया, तो ई बराबर जे अपॉन सिग्मा, जे की जगह मैं लिख सकता हूँ करंट अपॉन एरिया, और आई होता है वी बाई आर, आई होता है वी बाई आर, तो ई बराबर वी बाई सिग्मा ए आर। और आर का क्या फॉर्मूला होता है? आर का फॉर्मूला रो एल बाई ए, ये बना वी अपॉन सिग्मा ए, रो एल बाई ए से ए कैंसिल, रो इंटू सिग्मा कितना होता है? रो इंटू सिग्मा 1, ये भी हट गया, तो ई का डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है? तो आप देखो v बाई एल, पहले में देखो, पहले में v बाई एल है, दूसरे में 2v बाई 2l, वो भी v बाई एल बना। समझ आया?
और तीसरे में 2v/3l, तो 2/3 वो कम बनेगा, तो ऑर्डर ये बनेगा a = b एंड ग्रेटर देन c। तीनों में आपका ये ऑर्डर बनेगा a = b एंड ग्रेटर देन c। ये आपका करेक्ट ऑर्डर है जो इसमें समझ आया कि नहीं, कैसे देखना है? यस सर, आ गया। अब मुझे बता दो 1 से लेके 19 तक कोई और डाउट बचा है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। 20-21। हाँ उधर मैं चलता हूँ अभी। 1 से 19 कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है। सवाल नंबर 20, अगेन डायमेंशंस। मैं बार बार आपका फोकस डायमेंशंस पे लेके जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आसान सवाल है और होने चाहिए। ये कहते हैं कि क्वांटिटी x इज गिवन बाई एप्सिलॉन L डेल्टा v बाई डेल्टा t। एप्सिलॉन L डेल्टा v बाई डेल्टा t पूछता है कि डायमेंशंस फॉर x क्या होंगे। तो आप एक बार इसके डायमेंशन देखो, नीचे तो टाइम में बाद में हो जाएगा, ऊपर ऊपर के डायमेंशन देखो। एप्सिलॉन फ्लक्स होता है, फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन। चलो मैं और अच्छे से लेके चलता हूँ। तो देखिए एप्सिलॉन इंटू लेंथ मीटर, मैं इसको वोल्ट पर मीटर लिख के और 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऐसा। भाई ये पोटेंशियल डिफरेंशियल वोल्ट में मैंने मीटर से डिवाइड किया, मीटर से मल्टीप्लाई किया, समझ आया? यस सर। वोल्ट पर मीटर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यस सर। और ये एरिया होता था ds, और E डॉट ds फ्लक्स होता था, E डॉट ds इनटू ds फ्लक्स। तो ये बन गया एप्सिलॉन इनटू फ्लक्स, और फ्लक्स बाई गॉस लॉ होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, बाई गॉस लॉ फ्लक्स होता है q बाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इनटू q बाई एप्सिलॉन। तो कट गया, यानी कि ऊपर ऊपर ओनली चार्ज है, ऊपर ऊपर डायमेंशनली ओनली चार्ज और नीचे टाइम है। तो चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट। हो गया भाई 20। सवाल नंबर 21, मुझे ये बताओ, क्या मैंने स्किन इफेक्ट पढ़ाया था आपको, है ना? यस सर, पढ़ाया। तो उस समय एक सवाल करवाया था, J बराबर सम K टाइम्स या कोई कांस्टेंट इनटू R, R वो बीच से दूरी थी, कि भाई बाहर करंट ज़्यादा है और अंदर करंट कम है, करवाया था? यस। उसमें हमने, मुझे नहीं याद क्या आया था, करंट निकाला था 2 पाई समथिंग समथिंग आ गया था, जो भी आया था K की टर्म्स में। मैंने उसी सवाल को थोड़ा चेंज करके दिया और करंट डेंसिटी इस बार ऐसी दे दी कि अंदर मैक्सिमम है, बीच में मैक्सिमम है और बाहर जाने पे कम हो गई। स्किन इफेक्ट से बिल्कुल उल्टा सवाल बनाया था, वो बना के दे दिया आपको। देखते हैं आप। अंकित नहीं हुआ ये वाला सवाल? नहीं हुआ। तो एक काम करो, कॉपी में वो निकाल के रखो, अभी आप नोट्स बना रखे होंगे, स्किन इफेक्ट के साथ जो क्वेश्चन करवाया है J बराबर KR टाइप कोई सवाल, वो निकाल के रखो एक बार। ये इसका एक्सिस है और ये रेडियस r, और आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां से पता लग रहा है कि सरफेस पे स्मॉल r, यहाँ से किसी स्मॉल r दूरी पे गए तो वहां पे जो J है, वहां पे जो करंट डेंसिटी है वो आपको दी है J0 इंटू 1 माइनस r बाई r। ये उससे उल्टा कर दिया मैंने, माइनस के साथ r देने का मतलब है कि सरफेस पे 0 और ये बीच में मैक्सिमम। अगर 1 माइनस नहीं होता, डायरेक्ट r बाई r होता तो बीच में 0 होती और सरफेस पे मैक्सिमम। स्किन इफेक्ट से उल्टा सवाल। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के पता लग रहा है कि इसका रेडियस है दैट इज 2/√पाई। क्वेश्चन पढ़ के पता लग रहा है कि जो इसका रेडियस है दैट इज 2/√पाई। दिख रहा होगा आपको, सरफेस पे जाके वैल्यू इतनी होगी। तो करंट बताने कितना है, तो भाई इसका तरीका ये, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो दिख रहा है, पहला ऑप्शन तो गलत। तरीका ये था, आप यहाँ पे जाके एलिमेंट बनाते, छोटा सा dr और आगे जाते, यही सेम क्वेश्चन मैंने करवाया होगा। इसका एरिया आगे ds और वो ds आपका बना होगा 2 पाई r इंटू dr। ds ये बना होगा 2 पाई r इंटू dr। हाँ भाई याद है? याद है ना यार ये वाला काम?
फिर इसमें से जो फ्लक्स था करंट था वो था J डॉट ds। J आगे की तरफ r राइट पे है J नॉट इंटू 1 माइनस r बाई r, और ds है 2 बाई r dr, ये di है। पूरा करंट आई चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन, तो 2 पाई और J नॉट तो बाहर, फर्स्ट टर्म 1 इंटू r, पहली टर्म r dr माइनस सेकेंड टर्म जो बनेगी उसमें 1 बाई r बाहर आएगा और अंदर बचेगा r स्क्वायर dr, और r की लिमिट 0 से लेके सरफेस पे 2 पाई रूट पाई। अब बताओ कर लोगे क्या आगे पूरा? अच्छा अंकित, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या ये सेम वही सवाल नहीं है क्या जो कॉपी में करवा रखा है? बताओ एक बार, क्या ऐसा सवाल करवा रखा है कॉपी में? करा रखा है ना, वो स्किल फैक्ट से उल्टा देने के लिए ये कर दिया था। तो आप इसे पूरा कीजिए, आंसर आपको पता ही है। इसका आंसर क्या था? सी था शायद इसका आंसर 21 का। यस सर, सी है। हाँ ठीक है। अच्छा, मैच द कॉलम आपके मैंने एनसीईआरटी से दिए थे जो इंट्रोडक्शन पेज से अगले पेज पे थे, है ना, वही 3 दिए, बता भी दिए थे आपको ये रेंज। ठीक है सर। अब मैं एक बार आखिरी 3 सवालों पे आता हूँ। क्या ये पूरा दिन नहीं लगा दिया था? 1 से 2 दिन हमने लगा दिए थे इन्हीं चीज़ों के डिस्कशन पे। आपने अंकित मुझे आंसर भेजे तो आपने 25वां ब्लैंक छोड़ रखा था, है ना? वो फॉर्मूला याद नहीं था और नींद आ रही थी रात को 12 बजे रिजर्व किया। कोई नहीं, मैं एक बार बस लास्ट इस पेपर का आखिरी सवाल थोड़ा बता देता हूँ। A wire is stretched to increase its length to 200%. Why 200% नहीं, to 200%, मतलब लेंथ डबल हो गई। इसका मतलब n कितना है? अगर लिखा होता by 200% तो लेंथ ट्रिपल हो जाती और n 3 हो जाता, लेकिन अभी तो n 2 है। और पॉइजन रेशियो आपको दिया है 1/3। तो भाई मुझे जहाँ तक याद है n-1 n+1, तो n+1 वाला फैक्टर हो जाता था 2 सिग्मा n+1 n-1 और इंटू 100। बस ये वैल्यू पुट कर दी थी। 2 इंटू पॉइजन रेशियो कितना दिया है 1/3, n कितना 2 प्लस 1 2 माइनस 1, ये हो गया 4/3 प्लस 1 7/3 इंटू 1 इंटू 100। ठीक है, क्या है इसका आंसर? इसका था 233%। अब ये बताओ क्या पूरा पेपर क्लियर है कि नहीं? हाँ जी बोलिए। क्लियर है। ठीक है, अब भी किसी बच्चे ने नहीं किया है तो प्लीज़ अपना अटेम्प्ट करके रखें। आप इन चीज़ों का वेट ना करें, स्कूल खुलेंगे तब पढ़ेंगे। अरे भाई क्यों वेट करते हो यार, क्या पता कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे। आपको मैं इतने अच्छे से पेपर बना के दे रहा हूँ, इनकी हार्ड कॉपी तब मिल जाएंगी जब स्कूल खुलेंगे तब, और कोई फ़र्क थोड़ी है। बाकी आपको पेपर असाइनमेंट की तरह करना आना चाहिए सर ना। चलो अब मैं आगे बढ़ूँ टेस्ट डिस्कशन के बाद। मैं एक बार फिर दोबारा पूछ लेता हूँ, क्या आवाज़ साफ सुनाई दे रही है या इको ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है? साफ सुनाई दे रही है। ठीक है, फिर तो ठीक है। एनसीईआरटी का 3.1 एग्जाम्पल है जो इसका बी पार्ट बता दो। एक मिनट, 3.1 का बी। बी में ये जो थर्मल स्पीड है कैसे निकलेगी? मैं पढ़ लूँ जब मैं बोल दिया जब 10 की पावर। एक बार दोबारा बोलो, आप डाउट बोलो, क्या कह रहे हो? बी में ये जो स्पीड है थर्मल, हाँ, ये वो स्पीड निकाल दो। एक मिनट में सवाल कर लेता हूँ। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड obtained above with the thermal speed of copper atoms at ordinary temperature and the speed of propagation। देखो थर्मल स्पीड कैसे निकाली जाती है, मैंने जब आपको पढ़ाया उसमें बताया होगा
कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में बताया जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वाइब्रेटिंग चीज़ों की, दैट इज 3/2 kT। पढ़ा है नहीं हमने, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पढ़ा है कि नहीं बताओ? यस सर पढ़ा है ना। और हमने कहा था कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी या स्पीड का अंदाजा लगाना है तो इसको इक्वेट कर लिया करो किससे? 12mv²। मैं एक बार दोबारा आता हूँ आपके सवाल पे। जब हमने एक दिन थर्मल मोशन और ड्रिफ्ट मोशन का कंपैरिजन लिया, 4-4, 5-5 पॉइंट बनाए, तो क्या थर्मल मोशन में ये वाला पॉइंट लिखा था क्या? यस सर लिखवाया होगा। अंकित आप बताओ, ध्यान आ रहा है क्या? ये इससे निकाला था हमने, यस सर। तो हो जाएगा क्या? और डाउट है इसमें? सर ये ऑर्डर गलत आ रहा था, मैंने सॉल्व किया जब। ये ऑर्डर इनका आ रहा है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। आपका क्या ऑर्डर आ रहा था? आपका क्या आया था? 10⁵ बार। 10⁵ उनके लिए होता है जब आप इलेक्ट्रॉन का निकालते हो। आपने मास इलेक्ट्रॉन का लिया था कि कॉपर का लिया था, एटम का? हैं? इलेक्ट्रॉन का ना। तो वो आप एक बार क्लियर करो, आपकी कॉपी में लिखा होगा हमने, थर्मल मोशन के कारण जो रैंडम स्पीड आती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो जाती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो फिक्स साइंस की वाइब्रेटिंग स्पीड आती है वो आती है 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब समझ गए हो कहाँ गलती है आपको? यस सर। ठीक है, चले तो भाई आगे बढ़े, अब कुछ काम को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहली बात, मैंने उस दिन ये कहा था कि हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पे थे, तो मैंने कहा था कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 बड़े अच्छे से ग्राफ पूछे जाते हैं, 3 में से कोई भी आ जाते हैं। रो टी ग्राफ मैंने कहा था, चाहे बुक से देख के बता देना, एक कॉपर का, एक अलॉय का और एक सेमीकंडक्टर का। कॉपर का ग्राफ देखा आपने? कॉपर का, मेटल का, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है और ये लगभग इस तरह का ग्राफ होगा। बताओ, कॉपर वाला मिल गया आपको? अरे आपने वैसे बना लिए कॉपी में कि नहीं बनाए? मैंने उस दिन, आपको याद होगा, बोर्ड के ऊपर 3 नाम लिख के छोड़े थे कि भाई ये करना। नाइक्रोम, ये तो कॉपर का हो गया। नाइक्रोम एक अलॉय है, निकल, क्रोमियम, इन चीजों का। इसका जो ग्राफ होता है वो एग्जैक्टली कैसा चलता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसमें भी और इसमें भी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तो हमने उस दिन देख लिया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है। तो फॉर सेमीकंडक्टर्स ये आपका ग्राफ ये वाला होता है। अगर आपने कॉपी में नहीं बनाए हैं तो आप प्लीज़ ये तीनों ग्राफ अपने बना लीजिए, अगर नहीं बनाए हैं। हो गया? ये फॉर नाइक्रोम है, ये फॉर कॉपर, फॉर सेमीकंडक्टर, एंड दिस वन फॉर नाइक्रोम। हाँ भाई हो गया, तो मैं बताओ मिटाऊं फिर इसे? सर नाइट्रोन अलॉय है ना एक? क्या कह रहे हो? नाइट्रोन अलॉय है। नाइक्रोम निकल, आयरन और क्रोमियम का अलॉय होता है। निकल, आयरन और क्रोमियम का अलॉय होता है नाइक्रोम। ओके सर। मैंने आपको इसमें ना 2 सवाल करने के लिए दिए थे। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3.3 भी दिया था, 3.4 भी दिया था। नहीं किए हों तो आज ट्राई कर लेना। यस सर। नहीं किए? नहीं किए अभी ट्राई?
सुनो, हम लोग अल्फा पे थे, मैं थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाता हूँ। पहले आप होमवर्क सुनिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस पे होमवर्क जो आपको करने ही करने हैं। एक तो इसके जो सॉल्ड एग्जाम्पल हैं 3.3 एंड 3.4 एनसीईआरटी बुक के सॉल्ड एग्जाम्पल ये, और एक्सरसाइज में जो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंस पे है, क्वेश्चन नंबर 5th 7th जो टेम्परेचर डिपेंडेंस पे दिख रहे हैं, 5th 7th 8th क्वेश्चन नंबर हो गया 5th 7th 8th। और भी कोई है तो आप देख लेना, ये तो बता देना। ठीक है, एक्सरसाइज के 5th 7th एंड 8th 3 सवाल हमें दिख रहे हैं अल्फा के ऊपर। अच्छा, अल्फा में मैं जस्ट एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, बताओ। मेटल्स के लिए अल्फा, मेटल्स मतलब कंडक्टर जो होते हैं सिंपल, उनके लिए अल्फा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों इतना गलत बोल रहे हो? अरे मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने पे रजिस्टिविटी बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। ये लिख लिए ना आपने नंबर में हटाता। देखो सुनो, ध्यान से सुनो। अल्फा की डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन थी फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो उसमें चेंज पॉजिटिव होता है, कोई चीज़ कम होती है तो उसमें चेंज नेगेटिव होता है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो dt पॉजिटिव है कि नेगेटिव? टेम्परेचर बढ़ाना है, पॉजिटिव। और अगर किसी चीज़ की रजिस्टिविटी बढ़ रही है तो डी रो भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो अगर आप मेटल की बात करें, dt पॉजिटिव तो डी रो भी पॉजिटिव, तो रेशियो पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की बात करें, dt पॉजिटिव तो डी रो नेगेटिव, तो अल्फा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। जवाब तो देने आने चाहिए आपको। पॉजिटिव फॉर, शायद उससे लिखवा भी गया मुझे याद नहीं, मेटल्स और कंडक्टर्स एंड नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स। पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड कंडक्टर्स एंड नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स। ठीक है। अच्छा, क्या इससे ये बनवा लिया था? ये बताओ, उस दिन आते हुए चलते अल्फा पे गए थे, ऐसा बोलता रो एट टेम्परेचर T नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू T माइनस T नॉट। आप बताओ, ये एक्सप्रेशन एम्पिरिकल रिलेशन क्या है? हमने लिख लिया है क्या एम्पिरिकल रिलेशन? यस सर, लिख लिया। लिख रखे हैं ना ये चीज़ें तो? ठीक है। चलिए मैं अब एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। सवाल ये है, हमारा सवाल ये है कि रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मेटल मान लो, वेरीज विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, वेरीज विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज, कोई भी जैसे इस तरह का कोई रिलेशन, रो इक्वल टू 5t²। फाइंड इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, find its temperature coefficient of resistivity at 150 Kelvin।
ये कोई आपको टेम्परेचर दिया, आप 150 क्या कोई और ले लो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर ले लो, 300 केल्विन ले लो, वहाँ पे निकालो। अब सोचिए 2 मिनट क्या होना है, कैसे होना है। कुछ आ रहा है क्या दिमाग में, कैसे क्या करना चाहिए इस सवाल में? देखो, एक वो सवाल होते हैं जिनमें 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, इस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी इतनी, इस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी इतनी, अल्फा निकालो। जैसे आपका सोल्ड एग्जांपल 3.4 है, जैसे आपका सोल्ड एग्जांपल 3.4 है, सोल्ड एग्जांपल 3.4 एक बार बुक में देखेंगे, इससे पहले एक बार जस्ट नजर डालिए, मैं बोर्ड पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, वहीं से समझाता हूँ। सोल्ड एग्जांपल 3.4 एक बार बुक में नजर डालिए प्लीज। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट कितना होता है? आइस पॉइंट किस टेम्परेचर को बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, वो 5 ओम है। स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, वहाँ 5.23 ओम है। जब एक थर्मोमीटर डाला गया, एक हॉट बाथ मतलब कोई और टेम्परेचर है वहाँ पे, तो रेजिस्टेंस आ रहा है 5.795 ओम, मतलब ये 100 डिग्री से भी ऊपर है। 5.23 ओम से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो मतलब 100 डिग्री से भी ऊपर का तापमान है। तो आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। इन सवालों में पॉइंट दे रखे होते हैं, इतने टेम्परेचर पे इतना, इतने टेम्परेचर पे इतना, 2-3 पॉइंट, डिस्क्रीट पॉइंट वाले सवाल। लेकिन ये कंटिन्यूस वेरिएशन वाला सवाल है। क्या आपको फर्क समझ आ रहा है दोनों सवालों में? यस सर। अब इसमें सोचो, इसमें कैसे अल्फा तक जाए, उसमें कैसे जाना है वो आप वहाँ से करेंगे ट्राई, लेकिन इसमें सोचिए कि इसमें कैसे हम अल्फा तक जाए। हाँ जी, कुछ बन रही है बात की नहीं, बताओ। कुछ होता दिख रहा है कि नहीं, एक बार ये तो बताओ, ताकि मैं कुछ शुरुआत करूँ। एक मिनट रुको सर। ठीक है, करो ट्राई करो। जीरो 0.04 सर। हाँ जी, 0.04। वो तो पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं, ऐसे कोई याद तो है नहीं कि जो भी बनेगा। आप एक मिनट बताओ, फ्रैक्शन में बताओ मुझे, फ्रैक्शन में, उसमें मैं कंपेयर कर सकता हूँ डिवाइड किए बिना। 1 बाई कितना, 1 बाई 1/25।
1/25 ना, गलत है, 1/25 गलत है। मतलब हम ये सीख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन वहाँ करोगे, कंटिन्यूस वेरिएशन वाला सवाल कैसे होगा। करवाऊँ स्टार्ट की और ट्राई कर रहे हो, बताओ एक बार। ठीक है, देखिए आपको रो दिया हो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अल्फा कैसे निकालते हैं वो तरीका सुनो। बाय डेफिनेशन अल्फा था फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी डी रो बाय रो पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डी टी। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/ρ इंटू डी रो बाई डी टी। देखो एक बार, हाँ भाई बताओ, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? तो ये डिफरेंशिएशन ही तो बन गया 1/ρ इंटू डी बाई डी टी ऑफ रो। यानी कि कभी भी अगर आपको रो डायरेक्ट कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हो टेम्परेचर का तो ऐसे कर लेना। तो जो क्वेश्चन में दिया है 5t स्क्वायर, इसमें t केल्विन हैं, क्या कह रहे हो? में है ना, टी तो केल्विन स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें टी क्या होता है उसमें लिखा है वेरीज विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लिखा है ना सवाल में, लिखा था शायद मैंने, है ना? तो टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में टेम्परेचर है वो टी। अब देखो ना, अब करें इस सवाल को। देखिए अब आप इसके बाद देखिए, सपोज इसमें रो कितना दिया था 5t स्क्वायर लिखा था मैंने से, आपने इसमें वैल्यू पुट की अल्फा 1/ρ 1/5t स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर 1/5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 बाहर आया और t स्क्वायर का 2t, 5 से 5 गया, एक t से t भी गया, यानी कि अल्फा का फॉर्मूला आ गया 2/t। और हमने शायद देखा भी था कि अल्फा की यूनिट होती है केल्विन इनवर्स, पढ़ा था उस दिन। तो कितने टेम्परेचर पे पूछा है? मान लो 150 केल्विन में पूछा होता तो 2/150 केल्विन इनवर्स। अगर 300 पे पूछा है 300 केल्विन पे तो 2/300 केल्विन इनवर्स। तो अब आप बताओ क्या कंटिन्यूअस वेरिएशन वाले केसेस में आपको अल्फा निकालना आ गया कि नहीं आया समझ? क्लियर? यस। और अगर ये आर दे रखा हो ना तब भी ऐसे ही निकलेगा, बिकॉज अल्फा का ये फॉर्मूला भी होता है dr/r डिवाइडेड बाई dt, तो 1/r dr बाई dt। अगर आर दिया हो तो तब भी ऐसे ही निकलना था। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ भाई हो गया।
गया क्या बताओ? हो गया सर। ठीक है। अच्छा अब देखो सुनो, ये चैप्टर का एक पार्ट ये लगा लो माइक्रोस्कोपिक टाइप पार्ट हमारा पूरा होता है। तो चैप्टर का माइक्रोस्कोपिक टाइप पार्ट हमारा पूरा हो रहा है। अब इसके बाद जो अगला हमारा पार्ट होगा दैट इज द सर्किट पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द सर्किट पार्ट। और उस सर्किट पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। क्या आपने कैपेसिटेंस के टाइम भी बैटरी का यूज़ किया है? ईएमएफ इतने वोल्ट की और ये सब, है ना? कैपेसिटर के टाइम हम यूज करते थे 5 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी। एक टर्म आई है, वर्ड आया है ईएमएफ पहले, ईएमएफ। यस सर। लेकिन हम इसका मतलब तो नहीं जानते, आज तक भी हम इसका मतलब नहीं जानते क्या है क्या नहीं। तो अब मैं आपको अगले कुछ दिन जो चलना है वो बताता हूँ। सर्किट पार्ट स्टार्ट होना है। देखो फर्स्ट पार्ट में बहुत बेसिक चीज़ें आई, बहुत बेसिक चीज़ें वो हमने पढ़ ली। अगला पार्ट आपके लिए थोड़ा आसान है। बैटरी एक नई चीज़ है लेकिन सर्किट पार्ट आसान है क्योंकि आप वो चीज़ कैपेसिटर में पढ़ चुके हो। क्या केसीएल केवीएल पढ़ रखे हैं हमने? केसीएल केवीएल है ना? केसीएल केवीएल, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या ये चीज़ें कैपेसिटर के समय आई है कि नहीं? सारी बातें सर अभी। तो अगले कुछ दिन आसान जाने वाले हैं इस चैप्टर के। हाँ बैटरी एक नया पार्ट है जो हम शुरुआत जहाँ से कर रहे होंगे। अगले कुछ दिन आसान जाने वाले हैं बैटरी के बाद। अच्छा फिर जब ये पार्ट पूरा हो लेगा तो उसके बाद आएगा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट वो एक तीसरा पार्ट हो जाएगा। छोटा है वो भी, सर्किट पार्ट आ गया तो हीटिंग इफेक्ट भी आसान है। एक होता था केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। कभी बहुत पहले, आज से 20 साल पहले कभी वो सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब वो फिजिक्स के 12th के सिलेबस में नहीं है, ना आईआईटी के सिलेबस में। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट आप एचसीबी में देखोगे ना तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगला चैप्टर है थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। एचसी वर्मा बुक में करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगला चैप्टर है थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। हम उसमें से खाली थर्मल इफेक्ट पढ़ेंगे, केमिकल इफेक्ट हमें नहीं पढ़ना। आपको 20-25 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लोगे, उनमें कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अब ये चीज़ हट चुकी है। तो चैप्टर कैसे आगे बढ़ना है क्या आपको समझ आ गया है? ठीक है। हमारी बुक में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की मैं अगर बात करूं तो अब आप यहाँ तक जितना काम हो गया है, जो आप रीडिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। टॉपिक नंबर 3.8 कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक नंबर 3.8 एग्जाम्पल 3.3, 3.4। यानी कि आप अगर आज अपने घर पे टाइम मिले, आपको कुछ रिवाइज करना चाहें तो एनसीईआरटी बुक से टॉपिक 3.8 और सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर ले। उससे अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी, बैटरी का यूज, देन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल, देन सेल्स है, देन केसीएल केवीएल, वो सब आ जाएंगे, सीरीज पैरेलल और सारा यही है, व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, दो अच्छे टॉपिक जो प्रैक्टिकल टॉपिक हैं, जो हम लैब में भी एक्सपेरिमेंट करेंगे जब स्कूल में आप आओगे तब। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, क्या नाम सुने हैं आपने कि नहीं सुने? कभी 10th में नहीं आते हैं शायद। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर सुने नाम? चलो किसी ने सुन लिया होगा, 10th में नहीं आते हैं। मीटर ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रैक्टिकली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? वो मीटर ब्रिज है। पोटेंशियोमीटर एक वोल्ट मीटर होता है, अच्छा सा वो हम पढ़ेगा, आइडियल वोल्ट मीटर। तो अभी तो चैप्टर काफ़ी अच्छा है, ढंग से अटेंड करना है और हम चाहेंगे अगर स्कूल खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसमें कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी है। तो मैं कोई एंड में नहीं डालूंगा उसको आपके क्लासेस के साथ ही लेके चलेंगे उस प्रैक्टिकल वर्क को। ठीक है, आज की क्लास को मैं ऑफ करता हूँ यहीं, और कल से हम अपना पार्ट सेकंड मैक्रोस्कोपिक पार्ट सर्किट पार्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।